नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। इस सीरीज़ में हम यूपीएससी प्रीलिम्स 2015 जीएस पेपर 1 डिस्कस कर रहे हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का फ्री टेलीग्राम ग्रुप है, आप लोग इसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। ये नंबर्स दे रखे हैं जिन पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इस चैनल पर यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, ईपीएफओ से रिलेटेड सारी हेल्प और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। साथ ही साथ प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की भी तैयारी बहुत ही इजीली कर सकते हैं। तो आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके इन्फॉर्मेशन लेके पेड ग्रुप इजीली ज्वाइन कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपनी क्वेश्चंस की तरफ। विद रेफरेंस टू एन ऑर्गेनाइजेशन नोन एज बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? क्या ये ग्लोबल पार्टनरशिप है कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशंस की? क्या बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जो कॉन्सेप्ट है ये इसी से आया है? या क्या ये आइडेंटिफाई करता है साइट्स को जो कि इंपॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरियाज़ हैं? तो इसका सही आंसर सी है, 1 और 3। ये ग्लोबल पार्टनरशिप है कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन की और ये IBA को रिकॉग्नाइज करता है। ये होता किसके लिए है? ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये कंजर्व करती है बर्ड्स को और उनके हैबिटेट्स को, जो उनको नुकसान पहुंचता है एनवायरनमेंट से या और किसी ह्यूमन एक्टिविटी से, तो उसको एम करते हैं कि उसको कंजर्व कर सकें। ये जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कॉन्सेप्ट है ये आया है नॉर्मन मेयर्स से, ये आया है 1988 में। बायोजोग्राफिक रीजन जिसमें कि प्लांट के बारे में बात होती है, उनके कंजर्वेशन के बारे में और उन हैबिटेट लॉस को कैसे एड्रेस करना है, इससे रिलेटेड बात होती है। फिर हम देखते हैं कि जो इम्पोर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरिया है, तो जी हाँ, यही ऑर्गेनाइजेशन इसको रिकॉग्नाइज करती है। तो इसका सही आंसर हो गया सी। आगे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज ऑफ साउथ वेस्ट एशिया डज नॉट ओपन आउट टू मेडिटेरेनियन सी? जो मेडिटेरेनियन सी होती है उसमें कौन सी, किनका माउथ ओपन नहीं होता है? तो इसका सही आंसर है जॉर्डन, सीरिया, लेबनान और इजराइल, इन तीनों की होती है, लेकिन जॉर्डन गलत हो गया। बाकी अगर कुछ कंट्रीज़ की बात करें, वैसे तो 23 कंट्रीज़ हैं जो मेडिटेरेनियन सी में ओपन आउट होती हैं, लेकिन कुछ कंट्रीज़ की अगर मैं बात करूं तो अल्बानिया है, अल्जीरिया है, बोस्निया है, क्रोशिया है, इजराइल है, इटली है, मोरक्को, टर्की, ये कुछ कंट्रीज़ हैं जो ओपन आउट होती हैं मेडिटेरेनियन सी में। आगे देखते हैं। ये बताना है इन इंडिया इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इज टीक अ डोमिनेंट ट्री स्पेशीज? टीक किस में डोमिनेंट है? तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर हो गया ए, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसी को हम मॉनसून फॉरेस्ट भी कहते हैं। यहाँ पर जो रेनफॉल होती है वो 100 to 200 सेंटीमीटर होती है। इसके कुछ और डोमिनेंट जो ट्रीज़ हैं वो हैं बैम्बू, टीक, साल, सैंडलवुड, शीशम। ये सह्याद्रीज में, हिमालय फुट हिल्स में और नॉर्थ ईस्ट पार्ट जो है पेनिनसुला का, वहाँ पे पाई जाती है। और अगर हम कहें इंडिया में सबसे ज़्यादा कौन से ट्री स्पेशीज़ डोमिनेंट हैं, तो वो यही है, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट, जो कि मॉनसून फॉरेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन, ये किससे रिलेटेड है? तो ये रिलेटेड है वुमेन एम्पावरमेंट एन आउटकम ऑफ वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस कन्वीन्ड बाय UN। ये उस समय का करंट का क्वेश्चन था। ये 1995 में जो है इसको हमने फोर्स में लाए थे और यहाँ पे जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करने की बात होती है, वुमेन और गर्ल्स को बढ़ावा देने की बात है होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये बताना है कि ये किस जगह का कैरेक्टरिस्टिक है जहाँ पे ईच डे इज़ मोर और लेस द सेम, मॉर्निंग इज़ क्लियर एंड ब्राइट विथ सी ब्रीज, मॉर्निंग क्लियर होती है, सन जो होता है वो स्काई में काफ़ी हाई उस पर होता है, उसके बाद हीट, गर्मी ज़्यादा होती है, डार्क क्लाउड्स होते हैं और थंडर, बिजली कड़कती है और लाइटनिंग होती है। इसका सही आंसर बी है इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल
में क्या होता है कि हॉट और बहुत ही ज़्यादा वेट क्लाइमेट होता है, बारिश आती रहती है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं यहाँ पे, ना तो विंटर होती है और ना समर होती है, लगभग एक सा ही टेम्परेचर है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये कई बार पूछ लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। देखते हैं क्या स्टेटमेंट्स दे रखी हैं। जो रेट ऑफ ग्रोथ है रियल जीडीपी का वो इंक्रीज़ हुआ है लास्ट डिकेड में, स्टीडली इंक्रीज़ हुआ है, कह रहे हैं स्टीडली इंक्रीज़ हुआ है। ये तो गलत है, ऐसा तो नहीं है कि स्टीडली इंक्रीज़ हुआ है। दूसरा देखते हैं, जीडीपी एट मार्केट प्राइसेस इन रुपीज़ हैज़ स्टीडली इंक्रीज्ड इन द लास्ट डिकेड। ये ठीक है, जीडीपी तो बढ़ा ही है अगर हम रुपीज़ के टर्म्स में बात करें, जो पहले था लास्ट डिकेड में, पिछले 10 सालों में अगर हम आज को कंपेयर करें तो बहुत बढ़ गया है रुपीज़ में, लेकिन ये गलत है। आइए देखते हैं क्या है। देखिए जो पॉइंट नंबर 1 है इसमें ये है कि 2007-8 तक तो जो जीडीपी थी, रियल जीडीपी, वो 9% थी, बट हुआ क्या, ग्लोबल मेल्टडाउन हुआ जिसकी वजह से ये 7.5% अप्रॉक्सीमेटली रह गई। तो ये तो स्टेटमेंट गलत हो गया, लेकिन ये ठीक है। अब अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करें तो जीडीपी क्या होता है, जीडीपी होता है फाइनल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, जो कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोड्यूस कर रहे हैं किसी भी कंट्री में एक फाइनेंशियल ईयर में। अब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होता है जैसे कि लैंड हो गया, लेबर हो गई, कैपिटल हो गई जिसको हम पूंजी कहते हैं, और एंटरप्रेन्योरशिप हो गई। ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। कभी कभी एग्ज़ाम में आपसे ये भी एक क्वेश्चन की तरह पूछा जा सकता है कि 4 फैक्टर्स क्या हैं, ऑप्शंस दे देंगे, फिर इसमें से पूछ लेंगे कि कौन सा है या कौन सा नहीं है, इस टाइप से। अब देखिए एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो जीडीपी होता है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी। तो जो नॉमिनल जीडीपी होता है उसको करंट प्राइसेस पर जो है असेस किया जाता है। जो भी जीडीपी एट करंट प्राइसेस होती है वही हमारी नॉमिनल जीडीपी होती है। लेकिन अगर हम रियल जीडीपी की बात करें तो रियल जीडीपी में क्या होता है, उसमें इन्फ्लेशन का एडजस्टमेंट होता है, वही होती है रियल, जहाँ पर जो इन्फ्लेशन है उसको एडजस्ट कर दिया है उसके बाद जो आ रही है वो होती है रियल जीडीपी। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं। 82, लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ अ स्टेट इन इंडिया बड़ी हो सकती है क्या लेजिस्लेटिव असेंबली से, इन हाफ से ज़्यादा हो सकती है, और जो गवर्नर है स्टेट का वो नॉमिनेट करता है चेयरमैन लेजिस्लेटिव काउंसिल का। तो इसमें से बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है, करेक्ट पूछा है, कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है, दोनों गलत हैं। देखिए क्या होता है, जो स्टेट कॉन्सेप्ट देख लेते हैं इसका। स्टेट लेजिस्लेचर होती है, उसके 2 हाउसेस होते हैं जैसे कि पार्लियामेंट के होते हैं, सेम इसके होते हैं। तो ये लेजिस्लेटिव असेंबली होती है और ये लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है। काउंसिल के असेंबली के बारे में देखते हैं, इसको हम लोअर हाउस कहते हैं और काउंसिल को हम अपर हाउस कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो इसमें मेंबर्स होते हैं वो मिनिमम 60 होते हैं और मैक्सिमम 500 होते हैं। ठीक है, लेकिन हम जब लेजिस्लेटिव काउंसिल पर आते हैं तो इसके मिनिमम मेंबर्स 40 होते हैं और मैक्सिमम 1/3 होते हैं असेंबली के। ठीक है, ये हमें याद रखना है। आगे अगर हम बात करें कि चेयरमैन को कैसे इलेक्ट किया जाता है, तो जो मेंबर्स होते हैं उन्हीं में से चेयरमैन को इलेक्ट कर लिया जाता है। गवर्नर के नॉमिनेशन की बात करें तो वो क्या करता है, तो गवर्नर जो होता है वो 1/6 मेंबर्स को नॉमिनेट करता है, काउंसिल के 1/6 मेंबर्स को नॉमिनेट करता है। अब उनके लिए क्या एलिजिबिलिटी है, उनके लिए ऐसी कोई एलिजिबिलिटी वैसे नहीं है, लेकिन अगर हम स्पेसिफिक टर्म्स में देखें तो स्पेशल नॉलेज या एक्सपीरियंस होना चाहिए उनको, लिटरेचर में, साइंस में, आर्ट में, कोऑपरेटिव मूवमेंट में एंड सोशल सर्विस में। ओके, अब आगे आते हैं। टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवर्निटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ये किसका प्रोविज़न है, बताइए किसका प्रोविज़न है। इज़ अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उनका ये प्रोविज़न है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं वो कौन से कहाँ दी गई हैं, ये 51A
में दी गई हैं। और ये वाला जो है सी पॉइंट है। अगर हम देखेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं वो पार्ट 4A में दे रखा है। 42nd अमेंडमेंट 1976 से आया है ये, और ये स्वर्ण सिंह की रिकमेंडेशन पर आया है। ये पहले ओरिजिनली ऐड नहीं था, बाद में ऐड हुआ है। अगर हम इसके ओरिजिन की बात करें तो ये कहाँ से आया है, USSR से आया है। ठीक है, USSR के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने इसको लिया है। अब देखिए टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज़ की अगर मैं बात करूं तो ये 10 हैं वैसे तो, लेकिन 86th अमेंडमेंट 2002 से क्या हुआ, एक और ऐड हुआ, जिसमें क्या था, एजुकेशन 6 to 14 ईयर्स के चिल्ड्रन को देना है। तो ये मतलब ड्यूटी है। तो अब कितना हो गया टोटल, अब टोटल हो गया 11। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया डी। आगे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द टर्म इको सिस्टम। अगर हम कहें तो सूटेबली कौन सा है जो कि इसका बेस्ट डिस्क्रिप्शन है। तो बेस्ट डिस्क्रिप्शन की अगर हम बात करें, कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इंटरेक्टिंग विद वन अनदर, दैट पार्ट ऑफ द अर्थ विच इज़ इनहेबिटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स, फ्लोरा फौना ऑफ जोग्राफिकल एरिया, या फिर कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स टुगेदर विद द एनवायरनमेंट इन विच दे लिव। तो इसका सही आंसर सी है। एक्चुअली होता क्या है, इकोसिस्टम में क्या है, लिविंग भी है और नॉन लिविंग भी है, यानी बायोटिक भी है और एबायोटिक भी है। वो अपना दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं एक सिस्टम की तरह। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि एनर्जी आपस में ट्रांसफ़र होती है और न्यूट्रिएंट साइकिल्स की बात होती है। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। अब एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें इसमें, देखिए एग्ज़ाम्पल बहुत सारे हैं इसके। लेक हो गया, रिवर हो गया, ट्री हो गया, फॉरेस्ट हो गया, सॉइल है, वाटर है, हीट जो आ रही है सन से वो है, एटमॉस्फेयर है। ठीक है, ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव क्या है पंचायती राज सिस्टम का, लोगों का पार्टिसिपेशन डेवलपमेंट में, या फिर पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी हो गया, या फिर डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन हो गया, या फिर फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन हो गया। इनमें से कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर है वो पीपल्स पार्टिसिपेशन इन डेवलपमेंट है और डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन है। देखिए जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश हुआ था उसका इंटेंशन ही यही था कि जो ग्रास रूट लेवल पर लोग हैं उनका पार्टिसिपेशन हो और डेमोक्रेसी जो हो ग्रास रूट लेवल पर हो। तो रूरल लोकल गवर्नमेंट की इसमें बात हुई थी। ओके, ये 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आया था। 92 ईयर था इसका। और ये कौन से पार्ट में आया था? तो 9 में आया था। पार्ट 9 में इसको मेंशन किया गया है और ये कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया है इसको। और ये आर्टिकल 243 से 243 ओ तक गवर्न होता है। म्यूनिसिपैलिटी का आप बताइए कि पार्ट किस में आता है वो। एक बात और है, इसमें एक 11th शेड्यूल है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसमें जो है 29 आइटम्स हैं जिसमें पंचायती राज की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको देखने हैं। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो इसका सही आंसर जो हो गया वो हो गया C 1 और 3। अगला क्वेश्चन है इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड की जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। बैंक रेट है, ओपन मार्केट ऑपरेशन है, पब्लिक डेट है या पब्लिक रेवेन्यू है। तो इसका जो सही आंसर है वो है C यानी बैंक रेट और ओपन मार्केट ऑपरेशंस। देखिए मॉनेटरी पॉलिसी होती क्या है। मॉनेटरी पॉलिसी RBI बनाता है। क्यों बनाता है? जिससे जो मनी सप्लाई है उसको कंट्रोल किया जा सके, इकोनॉमी को रेगुलेट किया जा सके, प्राइस स्टेबल हो। ऐसा नहीं है कि एकदम से प्राइस बहुत ऊपर हो गए और एकदम से बहुत नीचे हो गए, मतलब चीज़ें बहुत महंगी हो गई या सस्ती हो गई। तो प्राइस के में एक स्टेबिलिटी मेंटेन रहे, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़े। ठीक है, इसके लिए जो है मॉनेटरी पॉलिसी का बहुत ही वाइटल और डोमिनेंट रोल है। इसमें होता क्या है, RBI जो होती है इंटरेस्ट रेट्स को कम करती है या फिर बढ़ाती है।
अपने इकोनॉमी के अकॉर्डिंग कि इकोनॉमी कैसा रिस्पॉन्स कर रही है उसके हिसाब से। तो इसको कंट्रोल करने के लिए, मतलब इसको रेगुलेट करने के लिए कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। उसमें क्या क्या है, उसमें है बैंक रेट और ओपन मार्केट ऑपरेशंस, तो हमने पढ़ लिया। उसके अलावा भी कुछ हैं, जैसे कि आपने काफ़ी सुना होगा, ये नाम बहुत ही कॉमन है, कैश रिजर्व रेशियो, स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशियो, रेपो, रिवर्स रेपो, मॉरल सुएशन, ये सब चीज़ें हैं। अब आप नीचे कमेंट करके बताइए CRR और SLR में डिफरेंस क्या होता है। ओके, ये देखते हैं विद रेफरेंस टू इन्फ्लेशन इन इंडिया कौन सा स्टेटमेंट सही है। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है खाली, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कोई रोल नहीं है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में। जब मनी सर्कुलेशन को कम कर दें अगर, तो वो इन्फ्लेशन कंट्रोल करती है, या फिर उसको बढ़ा दें तब वो करती है। तो इसका सही आंसर है सी, डिक्रीज मनी सर्कुलेशन हेल्प्स इन कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन में होता क्या, जो प्राइजेज़ होते हैं वो बढ़ जाते हैं, चीज़ें महंगी हो जाती हैं। उससे क्या होता है कि जो मनी की वैल्यू होती है वो कम हो जाती है। मान लीजिए अभी आप कोई चीज़ 100 रुपीज़ में परचेज़ करते हैं, ओके, लेकिन इन्फ्लेशन की वजह से वही चीज़ आपको मान लीजिए 105 में मिल रही है। तो वही यहाँ क्या हो गया, मनी की वैल्यू जो हो गई वो कम हो गई। जब उसकी वैल्यू कम हो गई है तो हमें क्या करना है, अब उसकी वैल्यू को बढ़ाना है। तो मनी सप्लाई को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। अगर हम मनी सप्लाई को कम कर दें तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी मार्केट में, तभी उसकी वैल्यू भी बढ़ जाएगी। तो ये होता है इन्फ्लेशन को करेक्ट करने का फंडा। अब आगे देखते हैं, इसमें होता क्या है कि डियर मनी पॉलिसी को अडॉप्ट किया जाता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। डियर मनी पॉलिसी में क्या होता है, हम जो इंटरेस्ट मिलता है मार्केट से उसके रेट को बढ़ा देते हैं। जब इंटरेस्ट बढ़ा देंगे तो बैंक में जो डिमांड होगी लोन लेने की, लोन के लिए जो इंटरेस्ट मिलता है, मतलब जो लोन मिलता है और जिस पे इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है उसके, वो इंटरेस्ट का रेट बढ़ा देते हैं। अब क्या होता है कि जो बैंक होता है उसके जो लोन होते हैं उसकी डिमांड हो जाती है कम, क्योंकि इंटरेस्ट बढ़ा हुआ है तो लोग ज़्यादा प्रेफर नहीं करेंगे लोन लेना। तो इस वजह से क्या होता है, जब डिमांड कम हो जाती है तो हल्के हल्के जो चीज़ों के प्राइसेस होते हैं वो भी कम होते हैं। तो इससे क्या होता है कि इन्फ्लेशन में क्या हुआ था, अभी प्राइसेस बढ़े हुए थे, अब हम इसको कम कर देंगे तो इन्फ्लेशन हमारा कंट्रोल हो गया। तो इसका सही आंसर सी है। ठीक है, एक चीज़ और देख लें कि इन्फ्लेशन जो होता है केवल रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की नहीं है, जो ये था इसमें RBI का भी मेजर रोल होता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में। तो ये गलत हो जाएगा। आगे चलते हैं, इसमें से हमें बताना है कौन सी न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं जो रिकॉग्नाइज की जाती हैं NPT के द्वारा, जो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है उसके द्वारा। तो इसका जो सही आंसर है वो चाइना और फ्रांस है। ठीक है, देखिए NPT इंटरनेशनल ट्रीटी है जो न्यूक्लियर वेपन्स या फिर टेक्नोलॉजी के प्रोडक्शन को रोकता है, पीसफुल यूज़ न्यूक्लियर एनर्जी को प्रमोट करता है और न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट पे फोकस करता है कि न्यूक्लियर वेपन्स जनरेट ना हो। ठीक है, तो हुआ क्या था, जो ये 5 न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं, US है, UK है, फ्रांस है, रशिया है और चाइना है, ये तो इसमें इन्वॉल्व हैं। ठीक है, ये तो मतलब न्यूक्लियर वेपन जनरेट करती हैं, लेकिन ये किसने साइन नहीं किया है NPT, तो वो साइन नहीं किया है इंडिया, इजराइल, पाकिस्तान और साउथ सूडान ने। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, जो रिकॉग्नाइज की जा रही हैं वो कौन कौन सी कंट्रीज हैं NPT के द्वारा, चाइना और फ्रांस। आगे चलते हैं, आइडिया ऑफ वेलफेयर स्टेट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन इंश्राइंड इन, कहाँ पर ये जो वेलफेयर स्टेट की बात लिखी गई है, इजी क्वेश्चन है, DPSP यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देश। इसमें क्या होता है, क्योंकि हमें पता है इंडिया जो है वो
पुलिस स्टेट नहीं है, वो एक वेलफेयर स्टेट है। बहुत क्लियरली गिवन है ये चीज़। वेलफेयर स्टेट में क्या है कि हम इक्वालिटी की बात करते हैं, अपॉर्चुनिटी, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो फोकस होता है वो हमारा इकोनॉमिक और सोशल डेमोक्रेसी पर होता है। अब आर्टिकल जो है वो DPSP में क्या है, आर्टिकल 36 से लेके और 51 आर्टिकल हैं। ठीक है, अगर हम बात करें कि हमने लिया कहाँ से है, तो ये हमने लिया है आयरिश से, और ये पार्ट 4 में गिवन है। एक बात और, ये जस्टिसिएबल नहीं होते हैं। ओके, जैसे फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो जस्टिसिएबल होते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी जस्टिसिएबल नहीं होती हैं, ये याद रखना है। ओके, आगे चलते हैं। सब्सटीट्यूशन ऑफ स्टील फॉर वुडन प्लाउज इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। देखिए क्या है, वुडन प्लाउज की जगह एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में हम स्टील का यूज़ कर रहे हैं, तो ये क्या चीज़ है, साफ साफ पता लग रहा है ये कैपिटल ऑगमेंटिंग टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टेक्नोलॉजी को और ज़्यादा यूज़ हो रहा है। ठीक है ना। लेबर ऑगमेंटिंग कब होता है? लेबर ऑगमेंटिंग होता है अगर हम लेबर पर ध्यान दे रहे होते हैं, हम उसका इम्प्रूवमेंट कर रहे होते हैं, उसकी स्किल्स को अपग्रेड कर रहे होते हैं, तो वो हो जाता है लेबर ऑगमेंटिंग। लेकिन ये है कैपिटल ऑगमेंटिंग, जहाँ पे सब्सटीट्यूशन ऑफ स्टील फॉर वुडन प्लाउज की जगह हम स्टील का यूज़ कर रहे हैं एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। देयर इज़ अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया। क्यों है पार्लियामेंट्री सिस्टम? लोकसभा इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल, पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है, राज्यसभा डिसॉल्व नहीं हो सकती, या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं लोकसभा के लिए। हमें पता है कि इंडिया में जो है, पहले इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर डी है। हमें अब देखिए एक्सप्लेनेशन। हमें पता है कि जो इंडिया में सिस्टम है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, और ये हमने कहाँ से लिया है? ये हमने लिया है ब्रिटेन से। पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है कि जो एग्जीक्यूटिव होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है लेजिस्लेचर के लिए, अपनी एक्टिविटीज़ के लिए। तो ये रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी मानी जाती है, वेस्टमिंस्टर गवर्नमेंट भी कहते हैं इसको। ठीक है, तो ये फेडरल होती है नेचर में। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं वो लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और कंट्री बताइए जिसमें पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट होती है, ठीक है, वो है जापान। अपार्ट फ्रॉम दिस प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या होता है कि ऐसे जो एग्जीक्यूटिव होते हैं वो लेजिस्लेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। वो कौन सी कंट्री है? सबसे पहली तो US ही है। बाकी और कौन सी ऐसी कंट्री है? ब्राज़ील है। ब्राज़ील एक एग्जाम्पल है जहाँ पे प्रेसिडेंट ही होते हैं। रशिया है, रशिया में भी यही प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। ठीक है, आगे चलते हैं। H1N1 वायरस, ये उस समय काफ़ी न्यूज़ में था। ये किससे रिलेटेड है? तो ये रिलेटेड है स्वाइन फ्लू से। ये इन्फ्लुएंज़ा A वायरस है। ठीक है, ये पिग्स पॉपुलेशन में ज़्यादा होता है। लेकिन होता क्या है, जो लोग पिग्स के कांटेक्ट में आते हैं, सपोज़ करिए वो बिज़नेस करते हैं पिग्स का, ठीक है, उनको सेल परचेज़ करने का, तो वो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं इस चीज़ से। उनको जो है स्वाइन फ्लू बहुत ईजिली हो सकता है। ठीक है, तो H1N1 वायरस जो है वो स्वाइन फ्लू का है। अगर हम बर्ड फ्लू की बात करें तो इसका वायरस का क्या नाम है? वो है H5N1। ठीक है, और डेंगू क्या है? ये होता है मॉस्किटो बॉर्न डिजीज़। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। विद रेफरेंस टू बायो टॉयलेट्स यूज्ड बाय इंडियन रेलवेज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। जो बायो टॉयलेट्स यूज़ की जा रही है इंडियन रेलवेज के द्वारा रिसेंटली, उनके बारे में है कि जो डीकम्पोजिशन होता है ह्यूमन वेस्ट का, वो फंगल इनोकुलम के थ्रू होता है, नंबर 1। और नंबर 2 है जो अमोनिया एंड वाटर वेपर हैं, वही एंड प्रोडक्ट्स हैं जब डीकम्पोजिशन होता है। मतलब जो भी रिलीज़ होता है वो ये कह रहे हैं इनके अकॉर्डिंग अमोनिया और वाटर वेपर रिलीज़ होता है। तो देखिए
इसका आंसर डी हो जाएगा। रीज़न बीइंग, ये जो यहाँ पे डिकम्पोजिशन के लिए यूज़ होता है वो ये ना हो के बैक्टीरियल इनोकुलम यूज़ होता है, जिसमें क्या होता है वेस्ट कन्वर्ट हो जाता है, वाटर और गैसेस निकलती है, और एनारोबिक बैक्टीरिया होता है ये जो इसमें यूज़ होता है। एनारोबिक बैक्टीरिया का मतलब बताइए क्या होता है? इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन के एब्सेंस में जो बैक्टीरिया यूज़ हो रहा है उसकी बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। और बाकी ये जो है कि अमोनिया और वाटर वेपर रिलीज़ होते हैं, तो यहाँ पर CO2 और मीथेन रिलीज़ होती है, ठीक है, एंड मीथेन रिलीज़ होती है, ये चीज़ याद रखनी है। तो इसका आंसर नन ऑफ द अबव हो जाएगा। अब हम देखते हैं प्रॉब्लम ऑफ इंटरनेशनल लिक्विडिटी इज़ रिलेटेड टू द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ। जो इंटरनेशनल लिक्विडिटी की प्रॉब्लम है वो किससे रिलेटेड है? ईजिली बता सकते हैं, डॉलर्स और हार्ड करेंसी से रिलेटेड है। ये क्यों है? इसलिए है कि जो डॉलर्स हैं और अदर हैं जैसे गोल्ड रिज़र्व हो गया या स्टर्लिंग रिज़र्व हो गया, इनको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है पेमेंट में, ठीक है। ये मेन करेंसीज मानी जाती हैं इंटरनेशनल। जब हम गुड्स का एक्सचेंज कर रहे हैं या सर्विसेज का, तो जो पेमेंट होता है वो ज़्यादातर डॉलर्स में ही होता है, ठीक है। तो इसलिए तो इंटरनेशनल पेमेंट की परेशानी से रिलेटेड, या अगर हम ट्रेड कर रहे हैं गुड्स या सर्विसेज का, या फिर कैपिटल गुड्स का ट्रेड कर रहे हैं या पेमेंट करना है, या इस टाइप की कोई भी समस्या है जहाँ पे जो है डिमांड है, जहाँ पर डिमांड है पेमेंट की, मतलब जहाँ पे हमें पेमेंट करना है, तो वहाँ पर इंटरनेशनल लिक्विडिटी की प्रॉब्लम तभी आएगी अगर डॉलर्स की अवेलेबिलिटी कम है, क्योंकि हम उस समय फिर डॉलर्स में पेमेंट नहीं कर पाएंगे। तो इसका आंसर सी हो जाता है। विद रेफरेंस टू फ्यूल सेल्स इन विच हाइड्रोजन रिच फ्यूल एंड ऑक्सीजन आर यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अगर pure hydrogen is used as a fuel, fuel cells emit heat and water as byproducts. Fuel cells can be used for powering buildings and not for small devices like laptop computer. Fuel cells produce electricity in the form of alternating current. इसका सही आंसर ए है, ये ठीक है, करेक्ट पूछा है, ए हो जाएगा। फ्यूल सेल डिवाइस है जो फ्यूल को इलेक्ट्रिसिटी में हाइड्रोजन आयंस प्लस ऑक्सीजन के साथ केमिकल रिएक्शन के थ्रू कन्वर्ट करता है। वो हीट और वाटर एमिट करते हैं, ठीक है। तो ये तो ठीक हो गया कि अगर प्योर हाइड्रोजन इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल, अगर हम प्योर हाइड्रोजन को फ्यूल की तरह यूज़ करेंगे, फ्यूल सेल जो है हीट और वाटर एमिट करेंगे बाय प्रोडक्ट की तरह, ठीक है, बिल्कुल सही है। लेकिन क्या इसको जो है बिल्डिंग के लिए यूज़ करा जाता है, पावरिंग के लिए, लैपटॉप वगैरह के लिए यूज़ नहीं हो सकता? तो ये गलत है, हम बिल्कुल यूज़ करते हैं इसको लैपटॉप्स के लिए, मोबाइल फ़ोन्स के लिए यूज़ करते हैं, तो ये तो गलत हो गया। और फ्यूल सेल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट के फॉर्म में, ये नहीं है, ये गलत है, क्योंकि ये ऑल्टरनेटिंग करंट के फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी नहीं प्रोड्यूस करते हैं। तो इसका आंसर हो गया ए। आगे चलते हैं। कलमकारी पेंटिंग रेफर्स टू, कलमकारी पेंटिंग से क्या समझते हैं? इसका आंसर ये है हैंड पेंटेड कॉटन टेक्सटाइल इन साउथ इंडिया, ठीक है। ये नहीं है कि बैम्बू हैंडीक्राफ्ट या फिर वुडन क्लोथ से, वूलन क्लोथ इन वेस्टर्न हिमालयन रीजन ऑफ इंडिया। होता क्या है, ये एक्चुअली आंध्रा की है पेंटिंग मेनली, और 13th सेंचुरी में आई थी। इसमें क्या है कि 2 स्टाइल्स हैं पेंटिंग के, एक तो है श्रीकलाहस्ती और एक है मछलीपट्टनम। श्रीकलाहस्ती की बात करते हैं। इसमें क्या होता है, हम पेन का यूज़ करते हैं और फ्री हैंड ड्राइंग होती है, ठीक है, हैंडमेड होती है, फ्री हैंड ड्राइंग होती है और पेन का यूज़ करते हैं। तो ये होती है कलमकारी, जैसे कि नाम से भी पता लग रहा है कलमकारी, कलम मतलब पेन होता है। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सीड विलेज कॉन्सेप्ट। सीड विलेज कॉन्सेप्ट का जो सही ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? फार्मर्स को एनकरेज करना कि वो फार्म सीड्स यूज़ करें और डिस्करेज करना उनको बाय सीड्स फ्रॉम अदर्स। इन्वॉल्विंग द फार्मर्स फॉर ट्रेनिंग इन क्वालिटी सीड प्रोडक्शन एंड देयर बाय मेक अवेलेबल क्वालिटी सीड्स टू अदर्स एट अप्रोप्रिएट टाइम एंड अफोर्डेबल कॉस्ट। यही इसका आंसर ठीक है। जहाँ पे क्या होता है कि हम फार्मर्स को ट्रेन करते हैं कि वो क्वालिटी सीड्स बनाएं और फिर उसको जो है दूसरों को अवेलेबल करें सही समय पर, यानी जब उसकी ज़रूरत हो, और अफोर्डेबल कॉस्ट पर, बिल्कुल सही कॉस्ट पे। होता क्या है, ट्रेनिंग दी जाती है और जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बना दिए जाते हैं फार्मर्स के। तो वो होगा क्या, वो खुद को ट्रेन करेंगे। जब उनको आ जाएगा सीड्स, क्वालिटी सीड्स बनाना जो जिससे उनका प्रोडक्शन बढ़े, तो फिर वो आगे उस चीज़ को फॉरवर्ड कर देंगे, मतलब और लोगों को उससे बेनिफिट देंगे जो अदर फार्मर्स हैं जो कि ट्रेनिंग नहीं लिए हुए हैं, उनकी हेल्प करेंगे। ठीक है। There has been a persistent deficit budget year after year. Which of the following actions can be taken by the government to reduce the deficit? डेफिशिट क्या होता है? डेफिशिट होता है जहाँ पर आपके जो एक्सपेंडिचर हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू रेवेन्यू। मतलब आपका खर्चे ज़्यादा हो जाते हैं और आपकी जो इनकम होती है वो कम होती है। ठीक है। तो अब इसमें कह रहे हैं कि हमें डेफिशिट को रिड्यूस करना है। तो क्या करना चाहिए, बताइए क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमने अपने खर्चों को कम करना है ना, तो रिड्यूसिंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बिल्कुल ठीक है, इससे हमारे खर्चे कम हो जाएंगे। इंट्रोड्यूसिंग न्यू वेलफेयर स्कीम्स, ये तो गलत हो गया ना। अगर हम वेलफेयर स्कीम्स इंट्रोड्यूस करते हैं तो हमें और खर्चा करना पड़ेगा, तो ये गलत हो गया। रैशनलाइजिंग सब्सिडीज़, ये ठीक है, क्योंकि जब हम सब्सिडीज़ को रैशनलाइज करेंगे तो हमारे पास पैसा अवेलेबल होगा जिससे हमारा डेफिसिट कम होगा। एक्सपैंडिंग इंडस्ट्रीज़, अब इसमें भी कॉस्ट इन्वॉल्व होगी, तो ये भी गलत हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ए, 1 और 3। थोड़ा सा देखते हैं फिस्कल डेफिसिट में क्या है कि इसमें जो है फिस्कल डेफिसिट होता है एक कॉन्सेप्ट और एक होता है बजट डेफिसिट। जो फिस्कल डेफिसिट कॉन्सेप्ट होता है उसमें हम एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू करते हैं, मतलब जो भी एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू है, लेकिन इसमें हम बोरोइंग्स को इंक्लूड नहीं करते हैं, बोरोइंग्स को एक्सक्लूड कर देते हैं। ठीक है। अब फिस्कल डेफिसिट जो है बजट के हिसाब से, अगर हम इस वाले जो करंट हमारा ईयर का बजट है उसमें देखें 2021 में कितना किया है एस्टीमेट, तो वो किया है 3.5%। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्री में इजीली पूछा जा सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये मेंस के आंसर में भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव बीन अकॉर्डेड जोग्राफिकल इंडिकेशन स्टेटस? किसको जोग्राफिकल इंडिकेशन स्टेटस दिया गया है? बनारस ब्रोकेड्स एंड साड़ीज़ को राजस्थानी बाल बाटी चूरमा या फिर तिरुपति लड्डू? ये उस समय का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। तो उस समय बनारस ब्रोकेड एंड साड़ीज़ और तिरुपति लड्डू को दिया गया था। ओके, ये कहाँ की है? ये है यूपी की और ये है तमिलनाडु की। ओके, अब इसमें देख लें कि जीआई इंडिकेशन होता क्या है। इसका एक एक्ट बना हुआ है, जोग्राफिकल इंडिकेशन एक्ट, ये उससे गवर्न होता है। और जीआई एक्ट में एक्चुअली क्या है, जोग्राफिकल इंडिकेशन ये एक तरह का नेम होता है या फिर साइन भी कह सकते हैं। साइन दे दिया जाता है पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, प्रोडक्ट यूज़ के लिए, जो कि बहुत ही यूनिक होता है, उसकी काफ़ी रेपुटेशन होती है। जैसे अगर हम इसमें देखें ना, बनारस की साड़ीज़ काफ़ी फेमस हैं, हमें भी पता है। तो इस तरह से ये फेमस होती है, इसकी काफ़ी रेपुटेशन होती है, तो इसको दे दिया जाता है यूनिक नेम या फिर साइन, और वो एक स्पेसिफिक लोकेशन को ही बिलोंग करता है। अब जैसे बनारस को बिलोंग कर रहा है वो, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखनी है कि ये एक स्पेसिफिक लोकेशन को ही बिलोंग करता है या स्पेसिफिक ओरिजिन हो इसका कोई। ठीक है, आगे चलते हैं। विद रेफरेंस टू इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड IREDA, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? इसके बारे में बताना है कौन सी स्टेटमेंट ठीक है, पब्लिक लिमिटेड गवर्नमेंट कंपनी है या फिर NBFC है। तो ठीक है, ये भी करंट का ही क्वेश्चन है। उस समय का हुआ क्या था, जो मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी थी
उसने मिनी रत्ना स्टेटस दिया था इसको, कैटेगरी 1 का, ठीक है। तो इसलिए ये न्यूज़ में था, इसीलिए ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका आंसर सी है, दोनों ठीक है, क्योंकि ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी है और ये NBFC है, ठीक है। इसी के साथ ये लेक्चर फिनिश होता है। थैंक यू।